स्टॉक मार्केट में अगर काम करना है आपको और शेयर्स में पैसा निवेश करना है, स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या देखना होता है? देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस पे इसमें हम बात करने जा रहे हैं। फंडामेंटल मतलब किसी भी बिजनेस के, किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को हम देखें। जिन चीज़ों पे वो बिजनेस खड़ा है, आगे ग्रो करता रहेगा और आप किसी बिजनेस के पार्टनर बन रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्मली लोगों का मैंने जो हाल देखा है कि वो पैसा लगा देते हैं, पहले किसी से पूछा कौन सा शेयर लेना चाहिए तो उन्होंने बता दिया, आपने खरीद लिया। या फिर आपने इमोशनल डिसीजन कर लिया। इमोशनल डिसीजन कैसे होता है कि अपने आसपास आपने एक मारुति कार देखी, अधिकतर कारें मारुति की दिख रही है, आपको लगा कि यार ये सबसे बढ़िया कार है और मैं इसके स्टॉक्स को खरीद लूँ क्या। अब कहाँ पे खरीद रहे हैं, किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, वो आगे ऊपर जाने के बजाय अभी करेक्ट हो रहा है और नीचे गया तो आप घबरा भी गए। ऐसा नहीं कि आपने किसी पर्टिकुलर शेयर पर भरोसा करके कोई गलती की थी, लेकिन अगर आप पहले क्लियरली नहीं जानते उस बिजनेस के बारे में, तो फिर बाद में जब प्राइस नीचे जाती है तब हम जाके पूछते हैं कि यार ये कौन सी कंपनी है, ये क्या करती है, क्या बनाती है, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी इसमें जाके। और फिर भी अगर आपने देखा आपका 50,000 जो आपने लगा के रखा था वो घट के 42,000 देख रहा है, तो आपने सोचा अब क्या कर सकते हैं, अब तो नुकसान हो रहा है। फिर वो 37,000 रह गया, फिर आप बैठे ही हैं और देखते देखते वो 23,000 भी रह गया, आधे से भी कम हो गया पैसा आपका। और उसके बाद आप सिर्फ अपने आप से यही कह रहे हैं, ऊपर वाले से भी कह रहे हैं कि भाई मेरा रेट आ जाए, एक बार हाथ जोड़ूंगा निकल जाऊंगा, फिर मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। तो कैसे पता करें, क्या आप सोचें। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे टेक्निकल एनालिसिस का टूल होता है चार्टिंग, तो आप तरह तरह के चार्ट्स देखते हैं। वैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स होते हैं बैलेंस शीट से रिलेटेड। तो बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताने चाहता हूँ, वो भी सीक्वेंस में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होगी दोस्तों, वो होगी प्रॉफिट का ग्रोथ कैसा हो रहा है। एक तो सेल्स सेल्स का रेशो दिख रहा है, तो पिछले 10 क्वार्टर से, मतलब आपको दिख सकता है 2021 से लेके 2025 तक के क्वार्टर्स, 22 से लेके 25 तक के 10 क्वार्टर के आप सेल्स के आंकड़े बढ़ते हुए देख रहे हैं क्या? और ऐसा नहीं कि लगातार ही बढ़ रहे हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डिप आ गया लेकिन उसने जल्दी से रिकवर किया और अब होते होते 100 करोड़ के बजाय 500 करोड़ की सेल होने लगी है। फिर वहां पे आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट के आंकड़े क्या है। तो सेल्स के आंकड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं? कई बार प्रॉफिट दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर लिया जाता है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अभी जो ऑपरेटिंग बिजनेस है मेन, उस बिजनेस से पैसा आया है तो प्रॉफिट हुआ है, या फिर इस बिजनेस ने पीछे कोई संपत्ति खड़ी कर रखी थी एसेट से, उससे पैसा बना है, या फाइनेंसिंग की है या इन्वेस्टिंग की है उससे पैसा बना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अभी बिजनेस से क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस रेवेन्यू में कितना प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट का आंकड़ा देखा। फिर साथ में देख रहे हैं आप प्रॉफिट मार्जिन में नीचे लिखा हुआ होता है। जैसे आप ट्रेंड लाइन में जाते हैं ना, तो ट्रेंड लाइन में जाते हैं, किसी स्टॉक की डिटेल देखते हैं, तो ऊपर आपको 10 क्वार्टर के डिटेल देखने को मिलते हैं। फिर नीचे चले गए आप, तो वहाँ पे नीचे नेट प्रॉफिट का आंकड़ा है और फिर ईपीएस लिखा हुआ है, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर एक इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। तो ट्रेंड लाइन में तो आपको इतना पता लग जाएगा। फिर आप दूसरी चीज़ क्या करेंगे, चार्ट में जब आप गए ना, तो चार्ट में जाने के बाद, चार्ट तो टेक्निकल टूल है लेकिन इसमें भी फंडामेंटल पैरामीटर को आप चेक कर सकते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन का चार्ट आपने खोला, तो वहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस का चार्ट, फिर आपने ईपीएस क्लिक कर लिया तो ईपीएस के बास दिखने लगेंगे। ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। नेट प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो ईपीएस निकल के आता है। अर्निंग पर शेयर का बढ़ना मतलब सीधे सीधे कंपनी प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसे स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो वहाँ पे ईपीएस की ग्रोथ देखी हमने, तो इसके ईपीएस की ग्रोथ में तो ऐसा चार्ट दिखा है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि इस सेक्टर का यही स्टॉक सबसे अच्छा स्टॉक है? ऐसे और भी स्टॉक होंगे जिनका इस तरीके का ईपीएस का ग्रोथ दिख रहा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसकी है? तो हमने कंपेयर ईपीएस किया और वहाँ पे एक आपने स्टॉक का नाम लिखा है, जैसे आपने लिखा टाटा स्टील, तो उधर स्टील बनाने वाली दूसरी कंपनीज वहाँ पे कंपेयर ईपीएस में आपको ऑप्शन में दिखेगी, टिक 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 किया आपने, डन किया, तो फिर अलग अलग कलर्स में आपको दिखेगा कि कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा ईपीएस ग्रोथ दिखाई है 5 सालों में, 3 सालों में, 1 सालों में,
है ना। तो एक साल में जो ज़्यादा ग्रोथ दिखा रही है वो अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी है, और जो लगातार 10 सालों से अच्छी ग्रोथ दिखा रही है उसको डीप में इकट्ठा करेंगे तो आगे के लिए 5 साल के लिए 10 साल के लिए बहुत अच्छा है। फर्क समझ में आया आपको कि लंबे समय के लिए जो चीज़ लेनी है वो लंबे समय से अच्छी चली आ रही होगी तो आगे भी अच्छी ही होने के चांसेस बनते हैं, और जो अभी के लिए अच्छी है, मतलब इसको मैं वैसे एग्जांपल दे सकता हूँ जैसे बॉलीवुड में आप देखते होंगे एक अमिताभ बच्चन है महानायक, या दिलीप कुमार साहब है, तो हमेशा से अच्छे हैं और आगे जब तक काम किया उसमें एक अलग तरह की क्वालिटी दिखेगी। और बीच बीच में छोटे छोटे हीरो आते रहते हैं, है ना, जो थोड़े दिनों के लिए एकदम छा जाते हैं और फिर गायब भी हो जाते हैं, तो वो स्विंग ट्रेडिंग के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो 1 ईयर में जिसका एपीएस ग्रोथ अच्छा दिख रहा है वो स्टॉक आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए उठा लेंगे तो उसमें आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन चेक क्या करेंगे फिर आप उनकी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और थ्रेट चेक करेंगे। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको देखनी है, वो ये देखनी है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो इसमें से सीएफओ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर लगातार बढ़ रही हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि अभी इस बिजनेस में लगातार ज़्यादा पैसा आ रहा है, इसका मतलब ये बिजनेस अभी अच्छा चल रहा है। पहले कभी अच्छा चल रहा था, इसने बहुत असेट खड़ी कर ली है, इस आधार पे आप अगर शेयर लेके बैठ गए तो ऐसी ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज बहुत सारी ऐसी है कि जो नंबर 1 है अपनी कैटेगरी की, लेकिन फिर भी अगर आप उनमें पैसा लगाओगे तो आपका पैसा अप्रिशिएट नहीं होगा, आप इतने बोर वोर हो सकते हैं कि आप अपना रुझान ही छोड़ दो। तो इसलिए स्विंग ट्रेडिंग में ऐसे स्टॉक्स को अभी खरीदना है जिनमें अभी अभी एकदम से रुझान देखने को मिला है। ठीक है, तो ये वाली बात पे ध्यान देना, सीएफओ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा था मैं, नीचे जाएंगे कैश फ्लो देखने में, कैश कन्वर्शन साइकिल। कैश कन्वर्शन साइकिल क्या चीज़ होती है, ये जैसे कोई कंपनी अपना माल बना रही है तो माल माल कैसे बनता है, अपने जिस जो भी है उसका कारखाना है, इंडस्ट्री है, उसमें प्लांट में कुछ बना रहे हैं तो पहले रॉ मटेरियल मंगाया, उसके लिए पैसा लगा, फिर मशीनरी के लिए जो पैसा लगा ही चुके हैं वो तो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, फिर रॉ मटेरियल आने से लेके उसको बनाने से लेके लिए उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करके उसको बेचने से लेके पेमेंट आने तक, ये है पूरा कैश कन्वर्शन साइकिल। कि जब किसी प्रोडक्ट के लिए आपने पैसा डाला पहली बार और फिर वो माल बिकने के बाद में, वो स्टॉक बिकने, वो प्रोडक्ट बिकने के बाद में पैसा आपके हाथ में आया, इसमें कितने दिन लगते हैं। तो कैश कन्वर्शन साइकिल में अगर आपको ऐसा दिखे कि पहले 150 दिन लगते थे, फिर 110 हो गए, फिर 75 हो गए, फिर 50 हो गए, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कैश कन्वर्शन साइकिल जितना कम होगा, जितने कम दिन लगेंगे, उतना ही कैश फ्लो अच्छा रहेगा। और कैश फ्लो सच में मुझे तो अमेरिका सबसे बड़ा नज़रिया लगता है कि मैं अपनी पर्सनल फाइनेंस में भी इस बात पे ध्यान देता हूँ। स्पेशली मैं मकान और गोल्ड